तो मजहबी कट्टरपंथ और आतंकवाद जब किसी देश पर हावी हो जाते हैं तो उसका क्या हाल होता है? इस सवाल का जवाब है उसका हाल वही होता है जो इस वक्त अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है। तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम और उसका राष्ट्रीय ध्वज दोनों ही बदल दिए। तालिबान की हुकूमत में अफगानिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा मुल्क बनकर उभरा है जहां लोकतंत्र दम तोड़ चुका है और आतंकवादी शासक बन बैठे हैं। भारत का पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान अब इतिहास के पन्नों में समा गया है। उसकी जगह एक नया देश उभरा है जिसका नाम है इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। आप कह सकते हैं कि ये दोनों नाम एक ही मुल्क के हैं। आप ये तर्क भी दे सकते हैं कि नाम बदलने से कोई देश बदल नहीं जाता, लेकिन सवाल सिर्फ नाम का नहीं है। सवाल उस बर्बर तालिबानी सोच का है जिसने अफगानिस्तान का नाम ही नहीं, उसका राष्ट्रीय ध्वज भी बदल दिया है। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान फिर से आतंकवाद और कट्टरवाद के रास्ते पर चल पड़ा है, जहां तालिबान के आतंकवादी सड़कों पर बेकसूर लोगों का खून बहाते हैं, मजहब का नाम लेकर महिलाओं के साथ क्रूरता करते हैं। तालिबान ने सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अफगानिस्तान को एक ऐसे मुल्क में बदल दिया है जहां से भागने के लिए लोग जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं, उड़ते प्लेन से लटक रहे हैं और आम अफगान तो क्या, खुद वहां के राष्ट्रपति भी देश छोड़कर भाग निकले हैं। हम आपको बर्बादी की दहलीज पर खड़े अफगानिस्तान की कहानी दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले ये तस्वीरें देखिए। माँ की गोद में एक मासूम और उसे दुलारती हुई ये छोटी सी बच्ची। ये बच्ची अपने परिवार के साथ अफगानिस्तान से रेस्क्यू होकर भारत आई है। इस मासूम को भी शायद इस बात की खुशी है कि वो तालिबान के आतंक राज से सुरक्षित निकल गई है। वायुसेना के विशेष विमान से 107 भारतीय नागरिकों और अफगान के कुछ हिंदू और सिखों समेत 168 लोगों को रेस्क्यू कर हिंडन एयरबेस पर लाया गया है। ये परिवार भी उनमें शामिल है। अफगानिस्तान से एयरलिफ्ट कर जिन लोगों को भारत लाया गया है उनमें अफगानिस्तान के सिख सांसद नरेंद्र सिंह खालसा भी हैं। अफगानिस्तान के हालात को याद कर उनकी आंखों में आंसू आ गए। बोले 20 साल जो कुछ बनाया था वो सब खत्म हो गया। कुछ नहीं है, हालात ख़राब है। हर एक MP, सेनेटर वगैरह, वजीर, मुइन सबके घरों में जाते हैं, तलाशी करते हैं, उनके गन्स ले जाते हैं, उनकी गाड़ियां ले जाते हैं, उनको परेशान करते हैं। रोज़ 2-2, 4-4 बार आते हैं। अफगानिस्तान की सांसद अनारकली कौर हुनरयार भी भारत पहुंचकर भावुक हो गई। उन्होंने भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया। थैंक यू वेरी मच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी जी, Ministry of External Affairs, Indian Air Forces, Puneet Singh Chandok for lifting us from Kabul and saving my life. मैं आपको बता दूं काबुल में स्थितियां काफ़ी ख़राब है। आज एक हफ्ता हुआ है जब से तालिबान काबुल में आया है और तब से इवैक्यूएशन प्रोसेस जारी है। हमने देखा था कुछ ही दिनों पहले भारत अपने डिप्लोमेट्स और अपने ऑनवॉय को भारत लाया था इसी प्लेन द्वारा, और अब आज सुबह भारत अफगान और भारतीय लाया है। अफगान जो लोग आए हैं, करीब 20 से ज़्यादा जो लोग आए हैं उसमें अफगान MPs भी हैं। अफगानिस्तान से आए लोगों में जहां तालिबान के आतंक से बचने की राहत है तो अपने घर से बिछड़ने का दुख भी है। अफगानिस्तान में तालिबान की बर्बरता को देख चुके लोगों की आंखों में अब भी वो खौफनाक मंजर तैर रहे हैं। वहाँ बहुत मुश्किल था, इसलिए यहाँ आया। तालिबान जब मेरा वो इंडिया और बहने और भाया उठाया, अब भी उसके साथ था। दामाद में मेरा लड़की भी, 2 पोता में भी था। अफगानिस्तान से रेस्क्यू होकर भारत पहुंचे हर व्यक्ति की जुबान पर तालिबान के अत्याचारों की कहानी है। वहाँ पर तो बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर। वहाँ बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर है। आप लोगों को भी डर वगैरह लगता था? डर तो
एवरी साइड वहाँ पर बहुत डर है, एवरी साइड कहीं भी जाओ वहाँ पर क्या है, तालिबान का खौफ है। अभी जितने भी जाओ, अभी वो बूढ़े बुजुर्ग बच्चे को मार रहा है, पीट रहा है, हाँ गोली मार रहा है, अभी कितने कितने लोग तो वहाँ। ये लोग तो तालिबान के आतंक से आजाद हो गए, लेकिन अफगानिस्तान में सब इतने खुशकिस्मत नहीं हैं। काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि लोग किसी भी कीमत पर अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं। भारत जय हिंद बहुत अच्छा है, बस हम लोग वापस आया है, यही हमारा कोशिश है। हम हमारा घर वाला को मिल गया, बस इतना है। मोदी जी को सैल्यूट जाना रहा हूँ बस। उधर हम एयरफोर्स ने रेस्क्यू किया, उसके हमें शुक्रिया अदा करता है। चारों तरफ गोलीबारी हो रहा है, बहुत मुश्किल है मैम वहाँ पे हालत। खतरा है मैम, लोगों के लिए खतरा है, क्योंकि उन लोग को ऐसा है, उन लोग के ऊपर भरोसा नहीं है मैम। अफगानिस्तान से पलायन करने के लिए मजबूर इन लोगों का दर्द देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों के रहमो करम पर रहने को मजबूर हैं, उनकी क्या हालत होगी। अगर काबुल एयरपोर्ट की सूरत हाल के बारे में बात करूं तो पिछले संडे से जब से टेक ओवर शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक तकरीबन 10 लोग जो हैं वो अपनी जान से हाथ खो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे फायरिंग का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी होता है ताकि लोगों को कंट्रोल किया जा सके। आपने रविंद्रनाथ टैगोर की काबुली वाला कहानी पढ़ी होगी, लेकिन काबुल के हालात कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। अफगानिस्तान हमेशा से ऐसा मुल्क नहीं था। एक वक्त था जब अफगानिस्तान में भी अमन के फूल खिलते थे, मेवों की इस धरती पर दोस्ती और भाईचारे की मिठास रहती थी। अफगानिस्तान की लड़कियां भी लड़कों के साथ कदम से कदम मिलाकर तरक्की की राह पर चलती थी, लेकिन अब ये सब इतिहास की बातें बनकर रह गई हैं। 1930 से 1970 के दशक तक दुनिया ने अफगानिस्तान में एक उदारवादी व्यवस्था देखी जो विकास के रास्ते पर चल रही थी, जहां नागरिक अधिकारों का सम्मान था, महिलाओं को अपनी जिंदगी के फैसले लेने की आजादी थी। लेकिन आज के अफगानिस्तान को देखकर इस पर यकीन नहीं होता। तालिबान की गिरफ्त में फंसे अफगानिस्तान के लोकतंत्र और इंसानियत दोनों की कोई जगह नहीं है। वहाँ सिर्फ बंदूक और बर्बरता का राज चल रहा है। लेकिन आखिर अफगानिस्तान इतिहास के इस मोड़ पर कैसे पहुंच गया? कैसे शांति के फूल आतंकवाद के शून्य में बदल गए? दिखाएंगे अपनी अगली रिपोर्ट में। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। तो हम आपको एक विकासशील देश के तौर पर अफगानिस्तान के उदय और अस्त होने की कहानी सुना रहे हैं। एक वक्त था जब अफगानिस्तान में महिलाओं को शिक्षा से लेकर रोजगार तक पूरी आजादी थी। अफगानिस्तान की बेटियां जो चाहें वो बन सकती थी, लेकिन तालिबान की हुकूमत में महिलाओं की जिंदगी और सम्मान दोनों खतरे में है। तालिबान ये कहता जरूर है कि उसके रजीम में महिलाओं के लिए अधिकार हैं, लेकिन साथ ही ये जोड़ना भी नहीं भूलता कि ये अधिकार शरिया के दायरे में है। अब समझने वाली बात यह है कि तालिबान के लिए ये शरिया का दायरा कितना बड़ा या कितना छोटा है। तालिबान की हुकूमत में अफगानिस्तान की महिलाओं का भविष्य बुर्के में कैद होकर रह गया है, लेकिन अफगानिस्तान की बेटियों के हालात हमेशा ऐसे नहीं थे। एक दौर ऐसा भी था जब अफगानिस्तान की महिलाएं यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती थी, बड़ी कंपनियों में अच्छे ओहदों पर जॉब करती थी और बाजारों में आराम से शॉपिंग किया करती थी। महिलाओं का ड्रेस कोड कट्टरपंथी नहीं, खुद महिलाएं ही तय करती थी। अफगानिस्तान में 1919 में आज़ादी के बाद से ही महिला अधिकारों को लेकर जागरूकता सामने आने लगी थी। 1920 के दशक में तत्कालीन शासक अमानुल्लाह खान ने कहा था, मजहब में ये जरूरी नहीं है कि औरतें अपने हाथ, पैर और चेहरा ढकें। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो बताती हैं कि कट्टरपंथ के चंगुल में फंसकर अफगानिस्तान कहां से कहां पहुंच गया। ये तस्वीर 1960 के दशक के अफगानिस्तान की है, जिसमें आपको एक पुरुष बोझा ढोते हुए दिखाई पड़ रहा है, जबकि महिलाएं ऑफिस जाती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने स्कर्ट और हाई हील पहना है।
ये इस बात का प्रमाण है कि आज से 6 दशक पहले अफगानिस्तान कितना प्रगतिशील था, वहाँ महिलाओं को कितनी आज़ादी थी। अब इस तस्वीर की तुलना आज के अफगानिस्तान से कीजिए, जहाँ महिलाओं का बुर्के के बगैर घर से निकलना गुनाह करार दिया जाता है और तालिबान इस कथित अपराध की मनमानी सजा दे सकता है। ये ज़ारमीना काकर हैं, अफगानिस्तान में महिला अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। 20 साल पहले जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी, उस वक्त ज़ारमीना बहुत छोटी थी। उस दौरान एक छोटी सी बात पर तालिबान ने इनके सामने इनकी माँ को कठोर सजा दी थी। دوره طالبان که من خیلی طفل بودم، مادرم مرا برده بود آیسکریم خانه و مادرم به خاطر از اینکه به چند لحظه روی خود مادرم لوچ کرده بود، طالبا به شلاق می زدن که خود چرا روی تلوچ کردی. و او حس بیچارگی و او حس حقارتی را که من در روز زمان داشتم، گرچه خیلی خرد بودم، طفل بودم، فراموش نمی کنم و امروز هم احساس می کنم اگر طالبان بیاید. लेकिन कुछ दशक पहले तक अफगानिस्तान में उदारवादी व्यवस्था थी। अफगानिस्तान में 1965 में 2 महिला सीनेटर चुनी गई थी। बताया जाता है कि 1966 से 1971 के बीच अफगान अदालतों में 14 महिला जज थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 60 के दशक में 8% अफगान महिलाएं नौकरी करने लगी थी। वो आत्मनिर्भर बन गई थी। फैशन जगत में भी अफगान महिलाएं आगे थी। अब अगली तस्वीर देखिए, ये भी 1960 के दशक की है। इसमें आपको अफगान लड़कियां शॉपिंग के लिए जाती हुई दिख रही हैं। उनके चेहरे पर किसी तरह का खौफ नहीं है। वो भारत, यूरोप या अमेरिका की महिलाओं की तरह आत्मविश्वास से भरी हैं। आज के तालिबानी अफगानिस्तान में इस तरह की तस्वीर की कल्पना भी नहीं की जा सकती, जहां महिलाओं पर हर तरह की पाबंदी थोप दी गई है। ये तस्वीर 1971 की है, जब अफगानिस्तान की महिलाएं पुरुषों की तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करती थी। उन पर किसी तरह की रोक टोक नहीं थी। लेकिन आज हालात ये हैं कि तालिबान के कहर से बचने के लिए अफगानिस्तान की महिलाएं किसी भी कीमत देश छोड़ना चाहती हैं। तालिबान की सत्ता में महिलाओं के काम करने के ऊपर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, लेकिन 1970 के दशक में अफगानिस्तान में महिलाओं को अपना करियर खुद चुनने की पूरी आज़ादी थी। ये तस्वीर इसकी गवाह है। उस दौर में अफगानिस्तान की महिलाएं एयर होस्टेस भी बन सकती थी। आज हालात ये हैं कि अफगानिस्तान की महिला एंकर, सिंगर या यहाँ तक कि फुटबॉल प्लेयर्स भी डर के साए में जी रही हैं। 1960 और 1970 के दशक की काबुल की ये 2 तस्वीरें बताती हैं कि अफगानिस्तान में महिलाओं को कितनी आज़ादी थी। शिक्षा से लेकर रोजगार तक वो अपने फैसले खुद करती थीं। तब अफगान महिलाएं यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने जाती थीं। उन्हें रोकने वाला कोई तालिबानी नहीं था। लेकिन अफगानिस्तान में सोवियत संघ के हस्तक्षेप के बाद हालात बदलने लगे। कट्टरपंथी गुट खड़े हो गए। सोवियत सेनाओं की वापसी के बाद तालिबान ने 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान पर राज किया। उस दौरान महिलाओं की हालत बद से बदतर हो गई। 1999 में तालिबानी शासन के दौरान अफगानिस्तान में सेकेंडरी स्कूलों में कोई लड़की नहीं पढ़ती थी। प्राइमरी स्कूलों में भी सिर्फ 9000 लड़कियों ने एडमिशन लिया था। तालिबानी आतंकवाद से मुक्ति मिलने के बाद अफगानिस्तान में लड़कियों की शिक्षा का ग्राफ बढ़ा। अब करीब 35 लाख लड़कियां अफगानिस्तान के स्कूलों में पढ़ती हैं। अफगानिस्तान की यूनिवर्सिटीज में 1/3 लड़कियां हैं। 2003 में 6% अफगान लड़कियां स्कूल कॉलेज जाती थीं, जो 2017 में संख्या बढ़कर 39% हो गई। लेकिन तालिबान के दोबारा सत्ता में आने के बाद इस बात की आशंका बढ़ गई है कि महिलाएं एक बार फिर तालीम से दूर हो जाएंगी। पिछले 20 साल में अफगानिस्तान में करीब 1000 महिलाओं ने अपना उद्योग या व्यवसाय शुरू किया। अफगानिस्तान का संविधान बदलकर निचले सदन में 27% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। पिछले महीने तक अफगानिस्तान की संसद में 249 में से 69 सीटों पे महिला सांसद थी। तालिबान ने 1996 से 2001 के बीच अफगानिस्तान को कट्टरवाद की प्रयोगशाला बना दिया था, लेकिन उसके बाद वहां महिलाओं की स्थिति सुधरी। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के मुताबिक कुछ समय पहले तक अफगानिस्तान की महिला आबादी में 5% स्कूल कॉलेजों में तालीम ले रही थी। करीब 22% महिलाएं वर्किंग यानी कामकाजी थी
और 20% सरकारी नौकरियों में महिला कर्मचारी तैनात थी। लेकिन तालिबान की आंखों में महिलाओं की आजादी और तरक्की कांटे की तरह चुभती है। आधी आबादी की दुर्दशा का असर पूरे समाज पर पड़ता है। इसलिए आने वाला समय सिर्फ अफगान महिलाओं के ही नहीं, पूरे अफगान समाज के लिए एक चुनौती भरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जब ये दिल तोड़ने वाली रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं तो थोड़ा याद कीजिए, थोड़ा कुछ दिन पहले जाइए, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और उसमें आपने देखा था कि किस तरह से अफगानी फ्लैग के साथ एक महिला तालिबान के खिलाफ प्रोटेस्ट को, विरोध को लीड कर रही थी। और वो तस्वीरें आज भी उम्मीद जगाती हैं। तालिबान की बर्बरता की वजह से अफगानिस्तान की आधी आबादी पर किस तरह बड़ा खतरा मंडरा रहा है, ये हम आपको अपनी रिपोर्ट्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। दरअसल तालिबान का रिकॉर्ड ये कहता है कि वो महिलाओं के साथ बेरहमी से पेश आता है। तालिबान की नज़र में बुर्का पहने बिना बाहर निकलना गुनाह है और तालिबान के आतंकी इसके लिए, ध्यान से सुनिएगा, तालिबान के आतंकी इसके लिए कोड़ा मारने से लेकर शूट करने तक कोई भी सजा दे सकते हैं। लेकिन अफगानिस्तान की बेटियां बहादुरी के साथ तालिबान के खतरे का भी मुकाबला कर रही हैं। जो तालिबान दुनिया में आतंकवाद और खौफ का दूसरा नाम माना जाता है, वो अफगानिस्तान की महिलाओं से डरता है। तालिबान जानता है कि अगर अफगानिस्तान की बेटियां सशक्त हुई तो आतंकवाद की जड़ें हिल जाएंगी। इसलिए तालिबान मजहब की आड़ में महिलाओं पर जुल्म की इंतहा कर रहा है। लेकिन अफगानिस्तान की बहादुर महिलाएं पूरी ताकत से तालिबानी आतंकवाद का सामना कर रही हैं। गिनती की 4-5 महिलाएं और सामने हथियारबंद तालिबानी, लेकिन ये अफगानी शेरनियां डरी नहीं। तालिबानियों ने कितना भी खून बहाया हो, लेकिन काबुल की इन बेटियों के हौसले उनके दहशतगर्द मंसूबों पर भारी हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुए 1 सप्ताह गुजर चुका है, लेकिन पहले दिन से ही अफगानिस्तान की महिलाएं तालिबान के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही हैं। काबुल से लेकर जलालाबाद तक अफगान महिलाएं गली गली, सड़क सड़क प्रदर्शन कर रही हैं, मार्च निकाल रही हैं। 2001 में तालिबानी शासन खत्म होने के बाद अफगानिस्तान में महिलाओं की हालत में सुधार आया था। उन्हें शिक्षा और नौकरियों में अवसर मिलने लगे थे, लेकिन तालिबान के दोबारा हावी हो जाने से महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। अफगान महिलाएं जानती हैं कि जब तक वो अपने अधिकारों के लिए खड़ी नहीं होंगी, तब तक दुनिया भी उनकी मदद नहीं करेगी। इसलिए वो तालिबान से अपना हक मांग रही हैं। अफगानिस्तान में एक तरफ इस लड़की की चीख से तालिबान की दहशत का अंदाजा होता है, तो दूसरी तरफ इस बेटी के हौसले से उम्मीद भी बढ़ती है। We are not the people who will, go back to the dark era. I'm a girl and I don't care about anyone. Not Pakistan, not America, nobody else. I'm here even today. If they kill me, if they identify me, I will not care about them. I will not care about them. What should I be scared of? This is my homeland. लेकिन अफगानिस्तान की बेखौफ बेटियां जानती हैं कि तालिबान का प्रवक्ता दुनिया के सामने उदारवादी छवि पेश करने का ड्रामा करता है। लेकिन उससे पहले काबुल की दीवारों पर महिलाओं के चेहरे काले रंग से पोते जा चुके हैं। औरतों से नफरत करने वाले तालिबान की एक और मिसाल देखिए। हालांकि दुनिया के सामने तालिबान दावा करता है कि उसके शासन में महिलाओं के साथ किसी भी तरह की नाइंसाफी नहीं होगी। तालिबान ने औरतों को काम करने की छूट देने का वायदा भी किया है। Women will be afforded all their rights, whether it is in work or other activities, because women are a key part of society, and we are guaranteeing all their rights within the limits of Islam. लेकिन तालिबान की कथनी और करनी का फर्क दुनिया के सामने आ चुका है। जिस दिन तालिबान ने महिला अधिकारों के सम्मान की बात की, उसी दिन तखार प्रांत में एक महिला को तालिबानी आतंकियों ने सिर्फ इसलिए गोली मार दी क्योंकि उसने बुर्का नहीं पहना था।
तालिबान के शासन में कॉस्मेटिक्स की दुकानें बंद हो चुकी हैं और बुर्के की दुकानों पर भीड़ जमा है। बुर्के की बिक्री अचानक बढ़ गई है क्योंकि तालिबान के शासन में बुर्का नहीं पहनना गुनाह है। बाजारों में, सड़कों पर महिलाएं काफी संख्या में नजर आ रही हैं, वो भी बुर्के में और परिवार के किसी पुरुष सदस्य के साथ। काबुल में तालिबान के कब्जे को एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद भी ज़िंदगी इस वक्त भी मामूल पर नहीं आई है। मैं इस वक्त शहर नौ की बुचर स्ट्रीट पे मौजूद हूँ, जहाँ पर तहद निगाह ही ब्यूटी पार्लर्स होते थे, मगर अब वो बंद हैं और यहाँ पर जो फीमेल मॉडल्स की जो तस्वीर थी उनको भी हटा दिया गया है। शॉप ओनर्स जो हैं उनको इस बात का खदशा है कि तालिबान जो हैं उनके इस बिज़नेस को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने अपनी दुकानें बंद रखी हुई हैं। अफगानिस्तान की बेटियां अपनी आज़ादी छिन जाने पर रो रही हैं। As you know, I'm from Afghanistan and I'm very upset today because Afghan women didn't expect that overnight all the Taliban came. They took off my flag. This is my flag. And they put their flag. Everybody is upset, especially women. बर्बर तालिबान से मुकाबला करते हुए अफगानिस्तान की महिलाएं कई बार खुद को असहाय महसूस करती हैं, लेकिन फिर वो हौसला जुटाकर आगे बढ़ती हैं। अफगानिस्तान की महिला पत्रकार न्यूज रूम से लेकर सड़कों तक अपना काम कर रही हैं। तालिबान से बिना डरे सच सामने ला रही हैं। په اوسني حکومت سره راتلو سره زه هیڅ د نارامۍ احساس نه کوم. که موږ تېرو کلونو ته ورسو، تېر کلونو کې چې د طالبانو حکومت راغلی و هغه هم همداسې نارمل و، مېرمنو ته یې څه نه دي ویلي. خو یوازینۍ اندېښنه مو دا ده چې په دغه شلو کلونو کې کومه لاسته راوړنه چې موږ راوړې وې دې ته اندېښمن یو چې دا له لاسه ورنکړو. خو زه بیا هم په دې باندې ډاډه یم چې که زه مبارزه وکړم، خپل کار ته دوام وکړم، راز نه په رسنۍ کې کار وکړم، نور مېرمنو ته مې روحیه ورکول کېږي، هغوی نور هم کوي کېږي چې په میډیا کې کار وکړي. अफगानिस्तान की पढ़ी लिखी महिलाएं संघर्ष कर रही हैं, लेकिन तालिबान के आतंक ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। ये हैं अफगानिस्तान की महिला एंकर शबनम डावरान। शबनम अफगानिस्तान के सरकारी चैनल RTA में कई साल काम कर चुकी हैं, लेकिन अब तालिबान ने उन्हें पत्रकारिता करने से रोक दिया है। तालिबान के हुक्म पर उन्हें चैनल के दफ्तर में एंट्री से रोक दिया गया। तालिबान मजहब के नाम पर महिलाओं के साथ ज्यादती करता है। तालिबानी कमांडर कमजोर परिवार के लोगों को मजबूर करते हैं उनकी बेटियां आतंकियों का साथ दें। एक सप्ताह के अंदर ही तालिबान ने साबित कर दिया कि ना तो वो बदला है और ना उनकी सोच। तालिबान महिलाओं को इंसान का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया में इसे लेकर चिंता है। दुनिया के 21 देशों ने साझा बयान जारी कर तालिबान से महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी मांगी है। इस बयान पर दस्तखत करने वाले देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोपियन यूनियन शामिल है। इन देशों ने तालिबान से कहा कि पिछले 20 सालों से अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति में जो सुधार हुआ है उसे जारी रखा जाए। महिलाओं को शिक्षा और काम करने की आज़ादी मिले। अफगानिस्तान में महिला खिलाड़ी, कलाकार और कार्यकर्ताओं समेत समाज के हर वर्ग की महिलाओं ने तालिबान के रवैये को लेकर चिंता जताई है। बहुत सी महिलाओं ने अफगानिस्तान छोड़ने का फैसला किया है। अफगानिस्तान में तालिबान 2.0 के आने का मतलब उस बर्बर दौर की वापसी है जब सरेआम हथियारबंद लोगों की भीड़ एक महिला के खून की प्यासी हो जाती थी। अफगानिस्तानी महिलाओं ने पिछले 2 दशक में अपनी मेहनत और संघर्ष से जो कुछ भी हासिल किया है उसे तालिबानी शासन कुछ ही महीनों में गंवा सकता है। काबुल से अनस मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो किसी भी देश के लिए स्वतंत्रता और संप्रभुता से बढ़कर कुछ नहीं होता, लेकिन तालिबान के लिए अफगानिस्तान की कोई कीमत नहीं है। तालिबान ने अफगानिस्तान की आजादी और उसके भविष्य पर ग्रहण लगा दिया है। 19 अगस्त को अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस था, लेकिन उस दिन आजादी का पर्व मना रहे लोगों पर भी तालिबानी आतंकियों ने गोलीबारी की। हमने सेलिब्रेट नहीं किया वहाँ पर को वो तालिबान ने ले लिया है ना, इसलिए हमने सेलिब्रेट नहीं किया।
और हमारा फ्लाइट भी उसने गिराया ना, इसलिए अफगानिस्तान का नाम भी दूसरा रखा। हम क्या कर ले, हम तो बहुत दुखी है ना। छोटी सी ये बच्ची भी जानती है कि उसके मुल्क की आजादी को तालिबान का ग्रहण लग चुका है। जितना हिम्मत तो अब खत्म, अब हिम्मत ही नहीं रहा। इस प्यारी सी अफगान बच्ची का नाम सितारा है, जो अपने परिवार के साथ फिलहाल दिल्ली में रहती है। सितारा नहीं जानती कि वो कब अपने देश लौट सकेगी। 19 अगस्त को अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस था, लेकिन अफगानिस्तान के लोगों के लिए इस बार आजादी का यह पर्व उत्साह और उमंग नहीं, आशंका और डर लेकर आया। क्योंकि ठीक 4 दिन पहले यानी 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। तालिबानी लड़ाकों ने अफगानिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज को हटाकर अपना झंडा लगा दिया। काबुल से लेकर जलालाबाद तक तालिबान के इस फैसले का विरोध हुआ। 19 अगस्त को अफगानिस्तान के कई शहरों में तालिबान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। वो चाहते हैं कि जो उनका तालिबान का जो वाइट फ्लैग है वो ही वहाँ का अफगानिस्तान का फ्लैग बने, और वो अपना, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो शरिया वहाँ पे लागू करना चाहते हैं, और उनके हिसाब से इनका अमीरात इस्लामिक बनना चाहिए। और जो अफगानिस्तान जो अभी रिपब्लिक अपने आप को समझता है, या वो उसको बिल्कुल मानते नहीं, मान्यता बिल्कुल नहीं देते हैं। वो कहते हैं ये सब बाहर के देशों के, वेस्टर्न कंट्रीज़ के थोपे हुए सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं, और हमारे हिसाब से हमें यहाँ पे इस्लामिक अमीरात ही इस्टेब्लिश करना है। अफगानिस्तान में वहाँ की सेना ने तो हार मान ली, लेकिन आम लोग अब भी तालिबान के आगे झुकने को तैयार नहीं हैं। अफगानिस्तान की आजादी के 102 साल पूरे होने पर काबुल समेत कई शहरों में लोगों ने अफगानिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज के साथ रैलियां निकाली। लोगों ने काबुल के अब्दुल हक स्क्वायर पर लगा तालिबान का झंडा हटाकर अफगानिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज भी फहरा दिया। अफगानिस्तान के ये लोग कितना गौरवान्वित महसूस करते हुए राष्ट्र प्रेम के साथ अपना झंडा लहरा रहे हैं, यही किसी भी देश के राष्ट्रीय ध्वज की असली ताकत होती है। तालिबानी डर की दीवार तोड़कर लोग सड़कों पर निकले। ये तस्वीर तालिबान की महिला विरोधी सोच के लिए एक जवाब थी। बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा इसमें शामिल हुए। तालिबान के खिलाफ नारेबाजी की गई। काबुल में कुछ जगहों पर इस तरह के प्रदर्शन हुए, लेकिन तालिबान को ये कैसे बर्दाश्त होता। तालिबानी आतंकवादियों ने अफगानिस्तान का झंडा फहराने वालों पर गोलियां चलाई। ये है सहर नासरी, जो अफगानिस्तान के सरकारी न्यूज चैनल RTA के पत्रकार हैं। सहर नासरी भी काबुल में स्वतंत्रता दिवस को कवर कर रहे थे। तभी तालिबान के आतंकवादियों ने आजादी का उत्सव मना रहे लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी। बेकसूर लोगों से मारपीट की गई। नासरी समेत वहां मौजूद पत्रकार भी तालिबानी आतंकवादियों के निशाने पर आ गए। तालिबानी आतंकवादियों ने उनकी पिटाई की। नासरी का कैमरा भी तोड़ दिया गया। इस घटना में नासरी को गहरी चोटें आई हैं। नासरी ने खुद ये बात जी न्यूज को बताई। Today I went to for celebrating of 19 August to take coverage for TV reports. For TV report, I had my country flag with me. We are celebrating our Independence Day. Suddenly, Taliban attacked on me and fired an air and beat me. अफगानिस्तान के जलालाबाद में भी लोगों ने तालिबान के आतंक को चुनौती देते हुए अपना राष्ट्रीय झंडा फहराया। जलालाबाद वही शहर है जहां तालिबानी आतंकवादियों ने 3 लोगों की हत्या कर दी थी। तालिबान के खौफ के बावजूद इन लोगों ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया।
ये प्रदर्शन तालिबान के खिलाफ नई क्रांति की आग को भी भड़का सकते हैं। अफगानिस्तान के लोग तालिबानी कट्टरपंथियों के गुलाम बनकर रह गए हैं। आज की दुनिया में लोकतांत्रिक देशों के लोगों को कानून के तहत हर तरह की स्वतंत्रता दी जा रही है। भारत जैसे देशों में पूर्ण आजादी है, लेकिन तालिबान की वजह से अफगानिस्तान एक ऐसा देश बन रहा है जहां का मीडिया स्वतंत्रता दिवस की भी कवरेज नहीं कर सकता। We don't know about our future. What will be the final of the exchanging of power? It can be dangerous for women, children and journalists. अफगानिस्तान में तो लोगों ने हिम्मत दिखाई और तालिबान को चुनौती दी, लेकिन विदेशों में रह रहे अफगान लोगों के लिए ये स्वतंत्रता दिवस मायूसी और नाउम्मीदी लेकर आया। बहुत से अफगान लोगों ने आज़ादी के इस त्योहार को नहीं मनाया। कैसे सेलिब्रेट करें? हम लोगों के देश में खून चल रहा है, सब मार रहा है, सब प्रॉब्लम है। कैसे हम लोग क्या सेलिब्रेट करें? मैम, खुशी का टाइम खुशी होना चाहिए ना, उसको सेलिब्रेट करेंगे। ऐसे गम के टाइम कैसे सेलिब्रेट करें? हम यहीं पे रह के हम कैसे खुश हो जाए? एक आज़ाद देश का नागरिक होना गर्व की बात होती है, जहां हर व्यक्ति को मौलिक अधिकारों का सम्मान दिया जाता है। लेकिन इस वक्त अफगानिस्तान आज़ाद होने के बाद भी तालिबान की गिरफ्त में है। आतंक की आबो हवा में वहाँ के लोगों का दम घुट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अफगानिस्तान का इतिहास हम बताते हैं। 1920 वाला दशक, उस यानी 1920s में अफगानिस्तान में, सोचिए जरा, करीब 100 साल पहले अफगानिस्तान में राजनीतिक और सामाजिक सुधारों की शुरुआत हो गई थी। 1970 का जब दशक आया, अफगानिस्तान तब तक तरक्की की राह पर था, लेकिन सोवियत सेनाओं की वापसी के बाद तालिबान की कट्टरपंथी हुकूमत आ गई और फिर अफगानिस्तान में सब कुछ बदल गया। अगस्त 1919 यही वो तारीख थी जब अफगानिस्तान को ब्रिटेन से आजादी मिली थी। अफगानिस्तान भारत की तरह अंग्रेजों का गुलाम तो नहीं था, लेकिन एक वक्त वो भी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था। दरअसल 1878 के दूसरे अंग्रेज अफगान युद्ध में हारने के बाद अफगानिस्तान को ब्रिटेन की शर्तें माननी पड़ी। ब्रिटेन ने अफगानिस्तान को अपना संरक्षित राज्य घोषित कर दिया। अफगानिस्तान के विदेश मामले ब्रिटेन के पास चले गए और वो ब्रिटेन की कठपुतली बन गया था। अगले 4 दशक तक अफगानिस्तान की आवाम आज़ादी का इंतजार करती रही और उसे ये मौका मिला 1919 में। 1914 से 1919 के बीच जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो अफगानिस्तान जानता था कि ब्रिटेन से आज़ादी के लिए इससे अच्छा समय कभी नहीं मिलेगा। 1919 में अफगानिस्तान के शासक अमानुल्लाह खान ने स्वतंत्रता का ऐलान कर दिया। ब्रिटेन ने इसके जवाब में फिर अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। इसके बाद तीसरा अंग्रेज अफगान युद्ध हुआ। अंग्रेज समझ गए थे कि अफगानिस्तान में टिकना उनके लिए आसान नहीं है और इस तरह 19 अगस्त 1919 को अफगानिस्तान को पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई। अफगानिस्तान को भारत से लगभग 28 साल पहले ही आज़ादी मिल गई थी। इसके बावजूद अफगानिस्तान भारत से काफी पीछे रह गया और इसका कारण है वहाँ कट्टरपंथी ताकतों का विस्तार। आज़ादी के बाद अफगानिस्तान ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाने के बजाय राजशाही शासन की स्थापना की। हालांकि उदारवादी राजतंत्र था। अमानुल्लाह खान ने 1928 में आधुनिक सुधारों की भी शुरुआत की और महिलाओं को काउंसिल के चुनाव में वोट का अधिकार भी दिया। उनके बाद 1933 में मोहम्मद जहीर शाह अफगानिस्तान के राजा बने और लगभग 40 साल तक अफगानिस्तान के लोगों पर राज किया। उनके शासनकाल में महिलाओं को कई अधिकार मिले, जैसे घर से बाहर जाकर काम करने की इजाजत मिली, फिल्मों में काम करने के अवसर दिए गए, स्कूल और कॉलेज भी उन्हीं के कार्यकाल में सबसे ज्यादा बने। समाज के हर वर्ग तक नागरिक अधिकार पहुंचाने की कोशिश की गई। सबसे बड़ी बात यह कि महिलाओं को इस्लामिक कानूनों के चश्मे से नहीं देखा गया। लेकिन सोवियत संघ के दखल के बाद अफगानिस्तान में गृह युद्ध छिड़ गया और अलग अलग मुजाहिदीन संगठन मजबूत होते चले गए। तालिबान भी उन्हीं में से एक था। तालिबान को अफगानिस्तान में जमी सोवियत सेनाओं के खिलाफ जंग के लिए खड़ा किया गया।
इसके पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ था। सऊदी अरब और अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA तालिबान को पैसा और हथियार मुहैया करवा रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान, सऊदी अरब और अमेरिका तीनों का एक मकसद था सोवियत संघ को अफगानिस्तान से हटाना। 1980 के दशक में तालिबान के चीफ कमांडर मोहम्मद उमर समेत हजारों लड़ाकों को ISI ने प्रशिक्षित किया था। सोवियत सेनाओं की वापसी के बाद अफगानिस्तान में गृह युद्ध छिड़ गया। तालिबान ने 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान के एक बड़े हिस्से पर हुकूमत की। इस दौरान तालिबान ने आतंकवाद का काला अध्याय लिखा, जिसे वो 20 साल बाद फिर से दोहरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तालिबान की बेरहमी का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति नजीबुल्लाह की हत्या कर दी थी और उनके शव को लैंप पोस्ट से लटका दिया था। शायद तालिबान की इसी बर्बरता से बचने के लिए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए और जब उन्होंने अपना संबोधन दिया तो उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते थे कि एक बार फिर से खून बहे। इन दोनों तस्वीरों के बीच 2 दशक से ज्यादा का फासला है, लेकिन इनकी कहानी एक तार से जुड़ी है, जिसका नाम है तालिबान। पहली तस्वीर अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह की है, जिनकी हत्या 1996 में तालिबान ने कर दी थी। दूसरी तस्वीर अशरफ गनी की है, जो करीब 1 सप्ताह पहले तक अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हुआ करते थे, लेकिन काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद अशरफ गनी अफगानिस्तान छोड़कर भाग गए। सवाल है कि क्या अशरफ गनी को डर था कि अगर वो काबुल में रुके तो उनका भी हाल नजीबुल्लाह जैसा होगा? इस सवाल का जवाब खुद अशरफ गनी ने दिया। زه د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه مشکور یم او پر هغوی ویاړم. هغوی ماته نه ده خوړلې. اصلي ماته موږ په سیاست کې خوړلې ده. په کوم سیاست کې؟ هم د طالبانو د رهبري سیاسي ناکامي وه، هم د حکومت د رهبري. यानी अशरफ गनी ने इस डर को छुपाने की कोशिश नहीं की कि तालिबान उनकी हत्या कर सकता था। तालिबान के आने के बाद तो सेना मेल्ट हो गई, चली गई, दिख नहीं रही, सिक्योरिटी एजेंसीज काम कर नहीं रही हैं, और ये तालिबान जो कि कम पढ़े लिखे और इनको क्राउड कंट्रोल भी नहीं आता, हर तरह की मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। जब ज़रा सी भीड़ बढ़ जाती है तो फायरिंग करने लगते हैं, रोज़ाना कई लोग मर रहे हैं। अफगानिस्तान के लोगों को उनके हाल पर छोड़कर विदेश चले जाने की वजह से अशरफ गनी की तीखी आलोचना हुई। खुद उनके सहयोगियों ने अशरफ गनी पर उंगली उठाई। अशरफ गनी ने इन आरोपों का भी जवाब दिया। د تیرو څو ورځو پیښو وښوده چې افغانان سوله غواړي، د کابل ساتنه او په دغه ښار کې د پراخې ګډوډۍ څخه مخنیوی وشو چې دا د الله تعالی لوی احسان دی. زه د روانو مذاکراتو څخه چې د حکومت لخوا پیل شوي وي اوس ډاکټر صاحب عبدالله او پخوانی ولسمشر قاضي صاحب پر مخ وړي حمایت کوو. अशरफ गनी कह चुके हैं कि तालिबान किसी भी कीमत पर उन्हें रास्ते से हटाना चाहता था। इससे बहुत से बेगुनाह लोगों का खून बहता, इसलिए उन्होंने देश छोड़ दिया। तालिबान बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी कर रहे हैं, मगर क्या ये डिलीवर कर पाएंगे? ये एक चिन्ह उनके साथ जुड़ा हुआ है। लोगों को इस बात का एहसास है कि वो उनके पास कोई इस किस्म की स्किल्स नहीं है जो कि मैनेजमेंट से जुड़ी हो। अशरफ गनी के दावों पर बहस की जा सकती है, लेकिन तालिबान को लेकर उन्होंने जो आशंका जताई है उससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि तालिबान 25 साल पहले अफगानिस्तान के एक राष्ट्रपति का कत्ल कर चुका है। ये बात 1990 के दशक के शुरुआती दौर की है। तब मोहम्मद नजीबुल्लाह अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे। उन्हें सोवियत संघ का करीबी माना जाता था, लेकिन अफगानिस्तान से सोवियत सेनाओं की वापसी के बाद नजीबुल्लाह कमजोर पड़ने लगे।
तालिबान समेत कई संगठनों और अफगान सेना के बीच गृह युद्ध चल रहा था। नजीबुल्लाह को लगने लगा था कि कभी भी उनका तख्ता पलट हो सकता है। उन्होंने अपनी पत्नी और बेटियों को भारत भेज दिया था। अप्रैल 1992 में खुद नजीबुल्लाह देश छोड़ना चाहते थे, लेकिन तालिबान ने उन्हें काबुल हवाई अड्डे तक नहीं पहुंचने दिया। इसके बाद नजीबुल्लाह ने संयुक्त राष्ट्र के ऑफिस में शरण ले ली थी। 4 साल बाद 1996 में जब काबुल पर तालिबान का कब्जा हो गया तो तालिबानी आतंकियों ने संयुक्त राष्ट्र दफ्तर में घुसकर नजीबुल्लाह को पकड़ लिया। उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इतना ही नहीं, तालिबान ने नजीबुल्लाह के शव को राजमहल के बाहर लैंप पोस्ट पर लटका दिया था। अशरफ गनी ने तालिबान की बर्बरता का वो दौर भी देखा था। शायद इसीलिए उन्होंने वक्त रहते अफगानिस्तान छोड़ना मुनासिब समझा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो हमने आपको दिखाया किस तरह से 2 दशकों में जो गेंस हासिल किए अफगानिस्तान ने, वो कुछ ही दिनों में तालिबान ने बर्बाद कर दिए, खत्म कर दिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.